A very special good morning to all of you. बच्चों, कल हम लोगों ने बात किया था अध्याय 1 रासायनिक क्रियाओं एवं समीकरण के भाग 1 पर। तो भाग 1 पर हम लोगों ने अध्ययन किया कि रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है और हम शब्द और रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। इस विषय में हम आपसे भाग 1 में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि किसी भी रासायनिक अक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे। किसी भी रासायनिक अक्रिया को संतुलित करने के लिए हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। तो किसी भी रासायनिक अक्रिया को संतुलित किसके द्वारा करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा। नियम से तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम कैसे लिखते हैं कि किसी भी रासायनिक अक्रिया के दौरान पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात यह हमारा कहने का मतलब क्या है कि अभिकारक कि परमाणुओं की संख्या सदैव उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अर्थात अभिकारक के परमाणुओं की संख्या सदैव उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब उसको ऐसे समझते हैं कि मान लिया जाए कोई हमारा एक समीकरण है A प्लस B, ये दोनों मिलते हैं और AB बनाते हैं। तो यहाँ हमारा A और B क्या है? अभिकारक है, जबकि AB क्या है? उत्पाद है। ये हमारा अभिकारक है, और ये क्या है? उत्पाद है। अर्थात एक अणु A और एक अणु B मिलकर AB के एक अणु बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि A और B मिलकर AB बनाता है। यहाँ पे दोनों जगह परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है।
यहाँ एक ए है, यहाँ भी एक ए है, यहाँ एक बी है, यहाँ भी एक बी है। अब हम एक कोई पर्टिकुलर उदाहरण देते हैं, जैसे हमने लिया N2 प्लस S2 गिव्स आउट NH3। अब इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो ये अभिक्रिया हमारी संतुलित नहीं है, तो यानी हम इसे कहेंगे कि यह समीकरण कैसा असंतुलित है, असंतुलित समीकरण। ये समीकरण कैसा है? असंतुलित समीकरण है, या हम इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण भी कहते हैं। तो ये भी क्या है? ढांचा समीकरण है या कंकाली समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है? संतुलित करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना क्या है बेटा कि हम कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय हम क्या करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, अर्थात अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या सदैव उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर होना चाहिए किसके? राइट हैंड साइड के। समझ आ रही बात? जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी बामा बल हमेशा दायां बल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। किसमें? द्रव्यमान में और परमाणुओं की संख्या में। तो द्रव्यमान तो हम नहीं दे पाएंगे बेटा, लेकिन परमाणुओं की संख्या हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 अणु है, 100 मोले है, 100 मोले है तो 100 मोले यानी 200 मोल हमें मिलना चाहिए। अब देखिए फिर हम बात करेंगे बेटा कि अब हम कौन सी ऐसी टेक्निक, कौन सी ऐसी विधि अपनाते हैं जिससे हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर ले जाए। तो इसके लिए जो आपको पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो पहले आप इसको बताइए फिर हम आगे बात करते हैं। तो हम बेटा प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करेंगे। तो पहला जो हमें मेथड पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है चरणबद्ध संतुलित करना, जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल। तुक्का मारा लग गया, तुक्का मारा लग गया। अब देखिए इसकी रिगार्डिंग हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले एक 6 स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप का मतलब होता है यहाँ बेटा चरण। तो यहाँ संतुलित करने की जो घटना है ये 6 चरणों में पूर्ण होती है। तो पहले हम डालते हैं स्टेप फर्स्ट कि प्रथम चरण में हम क्या करते हैं। तो प्रथम चरण में हम करते क्या है बेटा, रासायनिक समीकरण लिखकर उसके सूत्र को बॉक्स में घेर देते हैं ये पहला काम आपको करना है कि रासायनिक समीकरण लिखकर
उसके सूत्र को बॉक्स में घेर देना है। जैसे आपके पास मान लीजिए आयरन है Fe, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं H2O से। आयरन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? जल से करा रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा? Fe2O3 अर्थात फेरिक ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको एक बॉक्स में घेर देते हैं। हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ध्यान देने की बात क्या है कि इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। समझ रहे हैं हमारी बात को? मतलब इस बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो भी परिवर्तन होगा इसके बाहर होगा, इसके अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब फिर हम बात करेंगे क्या? स्टेप सेकंड में आते हैं। सेकंड स्टेप का अर्थ है चल। तो द्वितीय चरण में हम क्या करते हैं? समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को नोट करते हैं। तो समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं? नोट करते हैं। अब नोट करने का तरीका कैसे है? क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे तत्व। क्या लिखते हैं? तत्व। कि कौन कौन सा तत्व आपके अभिक्रिया में मौजूद है। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या। अभिकारक मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम यहां लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए लेफ्ट हैंड साइड, यानी तीर के पीछे वाला। फिर दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं? उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या। RHS अर्थात राइट हैंड साइड में। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास तत्व कौन कौन सा मौजूद है। तो पहला का आयरन मौजूद है, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां भी आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हम लिखेंगे आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीन तत्व हमारे पास मौजूद हैं। कौन कौन से? आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम क्या करते हैं कि सबकी संख्या को लिख लेते हैं। तो अभिकारक की तरफ आयरन के अणुओं की संख्या कितनी है? 1, तो 1 लिख ली। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2, तो 2 लिख ली। और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1, तो 1 लिख ली। इसी तरीके से हम उत्पाद की तरफ देखते हैं। तो उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या आयरन की 2, तो यहां हमने 2 लिख लिया। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, तो यहां हमने 2 लिख लिया। और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3, तो यहां पर हमने 3 लिख लिया। तो इस तरीके से बेटा हमें पता चल गया कि अभिकारक के अणु कितने हैं और उत्पाद के अणु कितने हैं। अभिकारक के कितने अणु हैं और उत्पाद के कितने अणु हैं। तो इस तरीके से हम सबकी संख्या लिख लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। फिर हम तो यानी हम कह सकते हैं बेटा ये क्या है हमारा? आयरन। क्या है? आयरन। ये हमारा क्या है? जल। ये हमारा क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या है? हाइड्रोजन।
क्या है? हाइड्रोजन। अब देखिए इस तरीके से हम एक बॉक्स में इसको घेर देते हैं। ये आपने नोट कर लिया। तो इस तरीके से पहले स्टेप में हमने क्या किया कि रासायनिक समीकरण लिखकर किसमें लिखेंगे? रासायनिक समीकरण को हमेशा उनके संकेतों, तत्वों को उनके संकेतों और किसी भी अणुओं के उनके सूत्रों के रूप में लिखकर हम व्यक्त कर लेते हैं। उस स्टेप 2 में क्या करते हैं हम कि समीकरण में उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्या को हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमने क्या किया? ये सारणी के तरीके से टेबल बना दिया। अब हम चलते हैं स्टेप 3 में। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर स्टेप 3 में चलते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में क्या कहता है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड उचित गुणांक द्वारा संतुलित करते हैं। तो आप जानते हैं हमारे पास प्रक्रिया क्या थी? Fe plus H2O gives out Fe2O3 plus H2, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब हम क्या देखेंगे बेटा? सबसे अधिक संख्या किसकी? तो आप देख लीजिए उत्पाद के साइड में तो फेरिक ऑक्साइड है, उसमें वहां पे ऑक्सीजन 3 है। अब हम अभिकारक की तरफ देखें तो अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन 1 है। तो यानी हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लिखकर इसको संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है। अब देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं? तो जो हमारा उचित गुणांक का तात्पर्य था, उचित गुणांक का तात्पर्य 3। तो इस आधार पर अब हम क्या करेंगे? स्टेप 4 में चलते हैं। 4 स्टेप। अब इसमें भी हम क्या करते हैं ना, स्टेप 3 की तरह हम स्टेप 4 में भी काम करेंगे। यानी समीकरण में उपस्थित तत्वों को समीकरण 3 की तरह संतुलित करते हैं। तीन की तरह संतुलित करते हैं। तो क्या करेंगे बेटा? रिएक्शन किया, Fe plus H2O gives out Fe2O3 plus H2। अब देखिए अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपने देखा तो 3 कर दिया, 3 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम 3 कर दें तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब हमारा आयरन अभी संतुलित नहीं, यहाँ 2 आयरन है, यहाँ 1 आयरन है। तो इसके आगे ही हमेशा लिखेंगे, कभी भी हम इसके नीचे या इसके बीच में लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। जो भी गुणांक होगा वो हम तत्व यानी जो आपने बॉक्स हमने कहा था इसको बॉक्स में कर दीजिएगा। यानी हम क्या करेंगे? बॉक्स के आगे ही परिवर्तन करेंगे, बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे? ये जो बॉक्स हमने बनाया था उस बॉक्स के अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो भी परिवर्तन करना होगा हम उसके आगे ही करेंगे। तो इस तरीके से जो चौथा हमें मिला वो कैसा समीकरण है? संतुलित समीकरण है। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होगा। इसमें मौजूद जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगा? राइट हैंड साइड के बराबर होगा। अब राइट हैंड साइड के बराबर का मतलब क्या होगा? देखिए चेक कर लीजिए, 2 Fe है, यहाँ भी Fe2 है, 2 है, 3 दूनी 6H है, 3 दूनी 6H है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा
जितने तत्व इधर है उतने ही तत्व इधर है। अर्थात यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है कि हम किसी भी पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसके रूप को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब क्या करना है बेटा, अब ध्यान देना क्या है, स्टेप 5 में हम चलेंगे। तो स्टेप 5 में हमें करना क्या है कि स्टेप 5 में हमें पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं लिखनी है। पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं इसकी, चाहे वह कारक हो या उत्पाद हो। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम स्टेप 5 और 6 पे आते हैं। तो बच्चों हम लोग देखिए स्टेप 5 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप 5 में हमें ये सिंबल याद रखना है कि हम ठोस को ऐसे व्यक्त करेंगे, द्रव को L से, गैस को G से, या ऊपर T द्वारा व्यक्त करते हैं, जलीय विलयन को AQ एक्वस सॉल्यूशन, और वेपर को V से, यानी वाष्प को हम V से व्यक्त करते हैं। अब देखिए अभी आपको ये मैंने समीकरण लिखा था Fe प्लस H2O gives out Fe2O3 प्लस H2। आपने संतुलित भी कर लिया था इसको। तो आप देखिए संतुलित कैसे किए थे आप, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था, यहाँ पे फिर 3 ऑक्सीजन हो गया, अब 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 2 आयरन था तो 2 आयरन। अब देखिए सिंबल हम कैसे लिखते हैं, तो आयरन आप जानते हैं ठोस के रूप में होता है इसलिए S लिखते हैं। यहाँ पे जो जल यूज करते हैं वो द्रव के रूप में होता है, सॉरी गैस के रूप में होता है, तो यानी हम यहाँ पे G गैस या भी वेपर भी लिख सकते हैं। Fe2O3 इसके रूप में होगा, सॉलिड के रूप में होगा तो सॉलिड लिखेंगे, और H2 गैस के रूप में है तो इसलिए यहाँ हम गैस का सिंबल इंडिकेट करें। तो यानी ये क्या हो गया, हमने अभिकारक को क्या लिख दिया, भौतिक अवस्था लिख दिया। तो यानी हमें यहाँ पे करना क्या है, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना, भौतिक अवस्था लिखना, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। अब देखिए ध्यान देने की बात क्या है इसमें, अब हम बात करते हैं स्टेप 5 में तो हो गया था, तो स्टेप 5 में हमारा रिएक्शन लिखने का तरीका कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हमें स्टेप 6 में क्या सीखना है, तो स्टेप 6 में बेटा हम कुछ परिस्थितियों का डिस्कस करेंगे। 6 स्टेप, चलो कुछ परिस्थितियों का मतलब क्या है बेटा, कुछ परिस्थितियां जैसे ताप, दाब और उत्प्रेरक, कोई भी अक्रिया किस ताप पर हो रही है, किस दाब पर हो रही है, और उसके लिए उत्प्रेरक क्या है, इसको जहां लिखने की बात आएगी तो हम क्या करते हैं कि हमेशा रिएक्शन के ऊपर यहां पे ताप और उत्प्रेरक और दाब, जैसे कल मैंने आपको एक अक्रिया लिया था, याद होगा आपको, कल मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास N2 है और H2 है, और उससे क्या बनता है, अमोनिया बनता है, NH3 अमोनिया बनता है। तो इसको अगर हम संतुलित करें तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। तो फिर समीकरण को संतुलित करने का अगर हम नियम इस पे अप्लाई करें तो कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो सबसे अधिक संख्या कौन सी है, 3। तो यानी 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 आगे लिख देंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 2 से गुणा कर दें तो 2 क्या है 6। तो यानी अब एक हमारा समीकरण कैसा हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। नाइट्रोजन N2 हो गया, हाइड्रोजन H2 हो गया,
और 2NH3 यानी 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। यानी हम कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के क्या है, बराबर है। समझ गए होंगे आप बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए क्या करेंगे फिर, नाइट्रोजन कितना है 2 है और यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। अब हम 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, यानी समीकरण हमारा संतुलित है। अब हम क्या करेंगे, इनकी अवस्थाओं को लिखते हैं। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन किसमें होगा, गैसीय अवस्था में होगा, यानी गैस अवस्था में होगा। हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में, तो जी लिखेंगे। अमोनिया हमारी गैस अवस्था में, तो हम यहाँ भी जी लिखेंगे। अब क्या करना है बेटा, स्टेप 6 में आना है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया है, स्टेप चरण में फर्स्ट में हमने क्या किया है, रासायनिक सूत्रों के रूप में लिख लिया है इसको, रासायनिक समीकरण को। तो रासायनिक समीकरण को हमने रासायनिक सूत्रों के रूप में लिख लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि किस समूह की संख्या सबसे अधिक है, तो आपने देखा था कि हाइड्रोजन 3 था। तो हम क्या करते थे, उसी के हिसाब से हम उसको क्या किए, संतुलित कर लिए। तो संतुलित करने के बाद हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो हमेशा क्या था ये भाई, जो बायां पक्ष था वो दाएं पक्ष के क्या था, बराबर था। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिकारक के अणुओं की संख्या उत्पाद के अणुओं की संख्या के समान थी। तो दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बेटा, अब हमें करना क्या है, अब हमें सबकी अवस्थाएं लिख लिया, यानी स्टेप 5 तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, स्टेप 6 की। तो स्टेप 6 में हमें करना क्या है, तो ताप दाब और उत्प्रेरक, ताप दाब और उत्प्रेरक। तो आप जानते हैं कि यह क्रिया का मैंने आपको बताया था कि ये लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर होती है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर होती है। और इसमें जो उत्प्रेरक यूज करते हैं वो हम उत्प्रेरक यूज करते हैं आयरन का चूर्ण। तो यानी यहाँ पे क्या है कि जो हमारा 500 आपने देखा, ये 500 क्या है, ये है टेम्परेचर, क्या बेटा, टेम्परेचर अर्थात ताप। ये क्या है बेटा, प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर। जबकि हमारा एक आयरन क्या है, ये कैटालिस्ट है। ये क्या है, कैटालिस्ट है अर्थात उत्प्रेरक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप हमसे फिर क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसकी तुरंत हमें उस क्वेश्चन को करें और अपनी समस्या का समाधान करें, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। अब बेटा आप लोगों ने पहले आपने पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। उसके बाद आपने पढ़ लिया कि हम रासायनिक परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण करते हैं। आज ये आपने भाग 1 में पढ़ दिया था बेटा। भाग 2 में आज आपने पढ़ा कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस देंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या होती है। उदाहरण द्वारा समझाइए। हमारा पहला क्वेश्चन बेटा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन 2 हमारा अभिकार और उत्पाद किसे कहते हैं? किसी समीकरण द्वारा, किसी रसायन समीकरण द्वारा समझाइए। फिर आज हम लोगों ने बात किया था बेटा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने बात की रासायनिक क्रियाओं को संतुलित करने के विषय में। तो निम्नलिखित या निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करिए, संतुलित करो। तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को आप संतुलित कैसे करेंगे? तो पहला आपको H2 plus O2 gives out H2O। दूसरा है आपके पास MnO2 plus HCl gives out MnCl2 plus H2O। इस प्रक्रिया में साथ में क्लोरीन गैस निकलती है, इसलिए हम यहाँ Cl2 भी लिखा गया। तीसरा समीकरण है हमारे पास Pb NO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट क्या बनेगा? अगर हम इसको हीट करते हैं, सॉरी इसको अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? PbO मिल जाएगा, लेड ऑक्साइड मिल जाएगा, NO2 मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? बताइए, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका रिएक्शन अगर NaCl से करा देते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या हो जाएगा? यहां से AgCl और यहां से NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें CaOH का होल ट्वाइस प्लस HNO3 गिव्स आउट कैल्शियम नाइट्रेट, तो CaNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, प्लस क्या निकलेगा? प्लस निकलेगा H2O, प्लस क्या निकलेगा बेटा? H2O। तो ये 5 समीकरण हैं जिनको आपको क्या करना है? संतुलित करना है। किस विधि द्वारा? हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा आपको संतुलित करना है ये समीकरण। उसके बाद बेटा यहाँ ध्यान देना है आपको हर तत्व का नाम, तत्व जो उसमें अणु मौजूद है उनका नाम लिखना है। जैसे एक पांचवा मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको इसका नाम भी लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही HNO3 के लिए क्या होगा हमारे पास? नाइट्रिक अम्ल, इसके लिए क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम नाइट्रेट और ये क्या हो जाएगा आपका? जल।
तो ऐसे प्रत्येक अभियान में बेटा आपको करना है। जो भी दिक्कत आएगी आप नेक्स्ट क्लास में उसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार के विषय में। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या होगी आप व्हाट्सएप कर लेंगे। धन्यवाद।